प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग स्टिमुलस वेरिएशन स्किल पर चर्चा करेंगे। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, इसको हिंदी में उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जब कोई शिक्षक किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होता है और यदि विद्यार्थी उस टॉपिक पर या शिक्षक की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक जब उनको रुचिकर नहीं लगता, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और विद्यार्थियों के मन में, विद्यार्थियों की विचारों में, विद्यार्थियों में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करता है। इसमें शिक्षक जो टॉपिक है उसको रोचक बनाने के लिए सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, श्यामपट्ट पर लेखन करता है। कई बार शिक्षक विद्यार्थियों के पास जाकर उनसे प्रश्न भी पूछता है और कई बार ये देखा जाता है कि व्याख्या करते समय उसके चेहरे के हाव भाव जो हैं, उसके हाथों का संचालन जो है, उसका बॉडी मूवमेंट जो है, वो हमें परिवर्तित नज़र आता है। ये सारी चीज़ें उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटकों के नाम से जानी जा सकती हैं। और यदि एक शिक्षक इन सभी चीज़ों का अपने शिक्षण में प्रयोग करता है, तो ये माना जा सकता है कि उसका शिक्षण प्रभावशाली रहा होगा। अब हम बात करते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल के कुछ प्रमुख घटकों की। इसमें पहला घटक है बॉडी मूवमेंट। शिक्षक को चाहिए कि वो एकदम एक स्थान पर मूर्ति बनकर के खड़ा होकर ना पढ़ाए। आवश्यकता अनुसार वह थोड़ा सा सक्रिय होकर के अपना मूवमेंट ले, थोड़ा बहुत चले। इससे क्या होगा कि सभी स्टूडेंट्स पर उसकी नज़र रहेगी और सभी स्टूडेंट ऐसा महसूस करेंगे कि टीचर एक सजीव होकर के हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहा है, सभी बच्चों पर उसकी प्रॉपर नज़र है। दूसरा कंपोनेंट है गेस्चर्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं हाव भाव, मुख मुद्रा, आँखों या हाथों के संकेत। कई बार ये देखा जाता है कि जब शिक्षक बिना किसी हाव भाव के, बिना किसी मुख मुद्रा के जब पढ़ाता है, तो उसकी जो शिक्षण कला है वो नीरस नज़र आती है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि आवश्यकता अनुसार यदि कहीं पर जोक जैसी स्थिति है, मजाकिया लहजे में कोई सेंटेंस कहा गया है, कहीं पर आश्चर्यचकित करने वाला कोई शब्द आया है, तो वहाँ पर आपकी बॉडी का मूवमेंट, आपके चेहरे के हाव भाव उस तरीके से दिखने चाहिए। यदि कहीं दुख की बात है, तो वहाँ पर आपके बॉडी के मूवमेंट के साथ साथ आपके चेहरे के हाव भाव, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ में भी करुणा नज़र आनी चाहिए, गम नज़र आना चाहिए, दुख नज़र आना चाहिए। यदि कहीं उल्लास की बात है, प्रसन्नता की बात है, तो आपकी आवाज़ में प्रसन्नता होनी चाहिए, आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए। अगर कहीं आश्चर्यचकित करने वाली बात है, तो आपकी पूरी बॉडी में आश्चर्य करने जैसा करंट दौड़ना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपका शिक्षण बेहतर है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, चेंज इन स्पीच पैटर्न। टीचर को कभी भी एक रिदम में नहीं बोलना चाहिए, उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए। अगर कोई शब्द बहुत गंभीर है तो आपकी आवाज़ में गंभीरता हो, कोई शब्द हल्का है तो आपकी आवाज़ में हल्कापन नज़र आना चाहिए। कहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर अल्प विराम लगाना है या सेमीकोलन लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, इन सारी चीज़ों को व्याकरणिक शुद्धता के साथ आपको अपना लेक्चर प्रेजेंट करते समय पता होना चाहिए। यदि एक भी व्याकरणिक संकेत गलत तरीके से प्रयोग किया गया, तो यह आपके शिक्षण को
प्रभावशाली बनाने में या प्रभावशाली न बनाने के लिए कारगर हो सकता है। अतः शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने स्वर में उतार चढ़ाव का प्रयोग करे। नेक्स्ट है केंद्रीय भाव। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विशेष बिंदु पर बात करते करते अपने मुख्य टॉपिक से भटक जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में हमको रीफोकसिंग पर ध्यान देना है और हमें वापस जो भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो भी बात कह रहे हैं, उसको हम अपने टॉपिक से रिकनेक्ट ज़रूर करें ताकि हम कभी टॉपिक से भटके ना। इसके बाद आता है टीचर स्टूडेंट्स इंटरेक्शन। ये बड़ी चीज़ है। आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट होने के लिए आप बीच बीच में सेंटेंसेस को अधूरा छोड़िए और उन सेंटेंसेस को जब आप अधूरा छोड़ेंगे तो उनसे स्टूडेंट से ये अपेक्षा कीजिए कि वो उस सेंटेंस को पूरा करें। जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस का उदाहरण दे रहा हूँ कि राजा दशरथ अयोध्या के, बच्चे कहेंगे राजा थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र, बच्चे कहेंगे थे। तो इस तरीके से बच्चों के साथ बेटर इंटरेक्शन होगा और बच्चे का जो फीडबैक है या बच्चे का जो रिस्पॉन्स है उससे आपको पता चलेगा कि वो आपकी क्लास में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद मौन विराम, पॉज। पॉज एक बड़ी चीज़ है, इसको हम साइलेंट भी कहते हैं। ये टीचर के लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जब क्लास अनडिसिप्लिन पूरी तरीके से हो जाती है तो जो परफेक्ट टीचर हैं वो इसका उपयोग तब करते हैं। आपको भी ऐसा करना है कि आप बच्चों को बीच में 5-10 सेकंड का ब्रेक दीजिए अपनी बात को बंद करके। उससे क्या होगा कि बच्चे जो क्लास में इनएक्टिव है उनको एकदम इस बात का एहसास हो जाएगा कि नहीं, मेरी चोरी पकड़ी गई, मेरा व्यवहार सर ने जान लिया, मैं छुप रहा हूँ, मैं क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, सर ने मेरे को असिस्ट कर लिया। ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चे भी आपकी क्लास में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। अब हम यहाँ पर आपके साथ उद्दीपन परिवर्तन कौशल का एक मॉड्यूल प्रस्तुत कर रहे हैं और इस मॉडल में आप देखेंगे कि हम बेसिक एंट्रीज पहले फिल करते हैं, दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, जो भी है इस तरीके से आप भरने के बाद में अब हम यहाँ पर आते हैं आपके साथ कि आप किस तरीके से उद्दीपन परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर मैं एक स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैंने इसमें कुछ जगह पर कंपोनेंट्स लिख रखे हैं। एक पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई है कि अवध के एक राजा थे जिनके 3 पुत्र थे जो बहुत ही बुद्धिमान, पढ़े लिखे तथा गुणवान थे। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये एक सेंटेंस पूरा पढ़ा और इसमें 2-3 जगह मैंने हल्का हल्का सा पॉज लिया। इससे ये पता चलता है कि हमारी बात में एक फ्लैट हमारी बात नहीं हो रही, हमारी बात में रिदम है। अवध के राजा एक बड़ा व्यक्ति है, इसलिए हमने क्या कहा, अवध के एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके पुत्र कितने थे, 3। उन्हीं में से अब कोई अगला राजा बनेगा जा करके। इसके बाद मैंने आगे कहा जो बहुत ही बुद्धिमान, पढ़े लिखे और गुणवान थे। चूँकि राजा के बच्चे थे तो पढ़े लिखे होना, बलवान होना, गुणवान होना, बुद्धिमान होना उनके ये आदर्श गुण हैं। लेकिन फिर भी राजा ने तीनों की बुद्धिमानी की परीक्षा के लिए एक दिन बुलाया और पूछा कि यदि कोई विश्वासघात करे तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। 2 बेटों ने कहा कि उसे मृत्युदंड देना चाहिए, परंतु तीसरे पुत्र ने कहा कि पिताश्री, किसी को सजा देने से पहले यह साफ साफ साबित होना चाहिए कि सचमुच दोषी वही व्यक्ति है। इस तरीके से यदि आप विद्यार्थियों के सामने व्याख्या करते हैं या किसी प्रकरण को पढ़ते हैं, समझाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। और इस पूरे चैप्टर को या पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के बाद में अब हम आते हैं लास्ट में मूल्यांकन तालिका पे। और मूल्यांकन तालिका में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने 6 कंपोनेंट लिखे हुए हैं,
इन 6 कंपोनेंट का आपके द्वारा कितनी सही ढंग से उपयोग किया गया। यदि आपने बेहतर ढंग से इनका उपयोग किया है तो आपके सुपरवाइज़र और आपके क्लासमेट स्टूडेंट्स आपको वेरी गुड और एक्सीलेंट मार्क्स देंगे, एक्सीलेंट फीडबैक देंगे। और यदि आपने बेहतर तरीके से अपनी कक्षा का प्रेजेंटेशन नहीं किया है तो उसी के आधार पर वो आपको औसत से अच्छा, बहुत अच्छा या औसत से कम अंक दे करके आपको फीडबैक प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।